हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मनोविज्ञान पाठ 2 आत्म तथा व्यक्तित्व पाठ में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूँ। यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक भी आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इससे क्वेश्चन जो है चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व सिद्धांत को, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो व्यक्तित्व सिद्धांत है उसको 6 भागों में बांटा गया है। एक प्रकारवादी सिद्धांत था, दूसरा सिरगुण सिद्धांत था, तीसरा मनोगत्यात्मक सिद्धांत, चौथा उत्तर फ्राइडवादी सिद्धांत, पांचवा मानवतावादी सिद्धांत और छठा व्यवहारवादी सिद्धांत। इस सारे सिद्धांतों को हमें पढ़ना है, जिनमें से मैंने प्रकारवादी सिद्धांत, सिरगुण सिद्धांत इसको आप लोगों को पहले के वीडियो में बता दिया है। तो जो लोग अगर इस सिद्धांत को नहीं देखे होंगे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर जो है मतलब कि साइकोलॉजी के जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद अभी जो हम लोग देखेंगे सिद्धांत में, तो मनोगत्यात्मक सिद्धांत को हम लोग आज पढ़ेंगे। मनोगत्यात्मक सिद्धांत को ही हम लोग क्या कहते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो ये याद रखना है कि मनोगत्यात्मक सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। अब इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो मनोगत्यात्मक या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, या इस सिद्धांत के जो है प्रतिपादनकर्ता कौन है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादनकर्ता जो है वो सिगमंड फ्रायड है। ठीक, सिगमंड फ्रायड जो थे वो कहाँ के विद्वान थे, तो ऑस्ट्रिया के जो है ये विद्वान थे। सिगमंड फ्रायड जो थे वो ऑस्ट्रिया के एक विद्वान थे और इन्होंने ही क्या किया कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने जो मन होता है, मन हमारा, और जो मस्तिष्क है हमारा, मन और मस्तिष्क, इन दोनों का जो है विश्लेषण करने का जो है कोशिश इन्होंने किया था अपने सिद्धांत के अंतर्गत। यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में फ्रायड ने क्या किया, इस सिद्धांत में मन तथा मस्तिष्क का विश्लेषण करने का जो इन्होंने कोशिश किया या उसका विश्लेषण किया। अब आगे हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कि जो मन थे, मन कह रहे हैं, जो सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने क्या किया कि मन के जो प्रकारों को बांटा कई प्रकारों में और व्यक्तित्व को कई भाग बताएं। मन को जो है मतलब कि प्रकार बताएं जिसमें चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन शामिल होते हैं। व्यक्तित्व के भाग की बात करेंगे तो वो भी 3 प्रकार के हैं, जिसमें इड, जिसको आईडी से सूचित करते हैं, और इसको इदम भी हम लोग कहते हैं। इसको ईद को जो हम लोग इदम भी बोलते हैं। एक होता है ईगो जिसको अहम कहा जाता है, और एक होता है सुपर ईगो जिसको हम लोग प्राहम बोलते हैं। तो इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे वहां पर। अगर पूछेगा कि जो मन के प्रकार कितने हैं, तो 3 है, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। या व्यक्तित्व के भाग कितने हैं, तो इदम, उसके बाद ईगो और सुपर ईगो, या हिंदी में इसको इदम, अहम और प्राहम बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। इसका क्रम भी पूछ देता है कि जो है सही क्रम क्या है, तो उसमें ईड, ईगो, सुपर ईगो लिख के देगा, कौन पहले होगा कौन बाद में, तो ये पूछा जाता है। तो इसको आप लोग जो है ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मन के प्रकार 3 है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। व्यक्तित्व के भाग कितने हैं, 3 है, इडम, ईगो और सुपर ईगो। अब हम लोग जो है इन दोनों को एक एक करके समझेंगे कि जो मन का प्रकार है उसमें पहला नंबर हमारा चेतन मन है। तो चेतन मन होता क्या है, चेतन मन के बारे में बताया गया है कि चेतन का संबंध हमारे वर्तमान चिंतन और जो हम अभी अनुभव करते हैं उससे संबंधित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, चेतन का मतलब कि चेतन में जैसे कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी इंसान हो गया, वर्तमान समय में जिस चीज़ को वो सोच रहा है, वर्तमान समय में व्यक्ति जिस चीज़ को सोच रहा है, जिस चीज़ का अनुभव कर रहा है, वही क्या होता है कि चेतन मन कहलाता है। जैसे अभी हम ही है, वर्तमान में जो चीज़ों को सोच रहे हैं या हम जो चीज़ों को कर रहे होंगे अनुभव, वो हमारा क्या है, चेतन कहलाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि वर्तमान समय में जो हम चिंतन कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो हमारा चेतन कहलाता है। इसी के बाद
दूसरा जो मन का प्रकार आता है वो है अर्धचेतन मन। अब अर्धचेतन मन क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी स्मृतियां हैं, ठीक, जिनका संबंध हमारे वर्तमान चिंतन से नहीं रहता है और उनको आसानी से चेतन में नहीं लाया जा सकता है। मतलब ये चेतन का क्या है, अपोजिट हो गया। चेतन में क्या था कि वर्तमान समय में जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको जो चेतन कहा जाता है। लेकिन अर्धचेतन में बताया गया है कि इसमें जो हमारी स्मृतियां रहती है, मतलब यादें। जैसे कि मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई हमसे पूछ दिया कि भैया बताइए ना थोड़ा ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा, तो वहाँ पर हमारे जब प्रेजेंट में जो सोच रहे हैं, हम जो एड्रेस देख रहे हैं, तो एड्रेस हमको याद नहीं आ रहा है। हम बोल देते हैं उन लोगों से कि नहीं भैया हमको नहीं मालूम है, आप किसी और से पूछ लीजिए। लेकिन वहीं जब हम आगे बढ़ेंगे और उसको सोचते हैं तो हमें याद पड़ता है कि ओ ये एड्रेस यहाँ का है, हमें बताना चाहिए था। तो वर्तमान में हम क्या किए, वर्तमान में उस एड्रेस को भूल गए। बाकी जो बाद में हम आगे बढ़े, फिर सोचे, तो हमें चिंतन करने के बाद हमें याद है कि वो अच्छा ये एड्रेस था। तो वर्तमान समय तो हम भूल गए, लेकिन वह हमारी स्मृति जो है बन करके तो हमारे साथ था। तो वही हमारा क्या होता है, अर्धचेतन कहलाता है। यानी अर्धचेतन में क्या होता है कि वर्तमान के चीज़ों से हम अनभिज्ञ रहते हैं, वर्तमान में हम चिंतन नहीं कर पाते हैं और इसे हम आसानी से चेतन में नहीं ला पाते हैं। ये हमारी क्या होती है, स्मृतियों पर आधारित होती है। जो अर्धचेतन है वो क्या है, स्मृतियों पर आधारित है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया, उससे समझ सकते हैं कि जैसे हम कभी कभी अपने मित्र या निकट संबंधी का नाम याद करने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन बाद में स्वतः इनका नाम स्मरण हो जाता है। जब हम वर्तमान में नाम का स्मरण करना चाहते हैं तो उस समय वह हमारी अर्धचेतना में रहती है। यानी कि कहा जा रहा है कि जैसे कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कई दिनों से हम उससे मिले नहीं है, कोई हमको अगर बोल रहा है कि ये फलाना को जानते हो, ये है, तो हम मतलब भूल जाते हैं। उस समय वर्तमान में हम नहीं चिंतन कर पाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ समय बाद जब हम व्यक्ति का नाम सोचते हैं कि ये नाम सोचते हैं क्या नाम था क्या नाम था, तो फिर हमको याद आता है कि अच्छा वो इसका नाम था, ये था। तो हमें याद आता है अपने मित्र का, निकट संबंधी का नाम। तो क्या होता है कि वहाँ पर हम अर्धचेतना में जो वर्तमान में सोच रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो वहाँ उस समय हमारी जो मतलब कि सोच थी वो क्या होती, अर्धचेतना में स्थित है। यानी हमारी स्मृति बन करके वो हमें याद था। तो चेतन में याद रखना है कि वर्तमान समय में जो सोचते हैं, और चिंतन में याद रखना है कि जो हमारी स्मृतियां होती है वो हमारा जो अर्धचेतन में शामिल होता है। इसी तरह तीसरा जो है, हम लोग अचेतन को देखेंगे। तो अचेतन में बताया गया कि जो हमारे विचार हैं या हमारी जो इच्छा या आवेग है, जिसके बारे में वर्तमान में हम ज़्यादा अनभिज्ञ रहते हैं, आते हैं, कुछ तो सादा अचेतन रहते हैं। यानी इसमें कहने का मतलब ये होगा कि हमेशा के लिए जो है, हमेशा के लिए हमें कुछ चीज़ों का याद नहीं रहता है। मतलब हम जो है इसमें कोई चीज़ याद ही नहीं रख पाते हैं। अचेतन में क्या होता है कि इसमें हम किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं, हमें जानकारी नहीं रहता है। कोई भी विचार हो, कोई भी इच्छा हो, कोई भी आवेग हो, वर्तमान में या कहीं भी हम मतलब कि उस चीज़ों से अनभिज्ञ रहते हैं, हमें जानकारी नहीं होता है। तो हम इसमें क्या होता है कि भूले हुए रहते हैं, मतलब हम चीज़ों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक, चेतन में क्या था कि वर्तमान समय में हम सोचते जो कार्य करते वो था। अर्धचेतन में था कि हमारी वो स्मृतियों पर आधारित था, और अचेतन में था कि जिन चीज़ों को हम भूल गए, जिन चीज़ों की जानकारी हमें नहीं है, तो वो हमारा अचेतन में शामिल है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करेंगे व्यक्तित्व का, तो वो तो हमारा चेतन, अर्धचेतन और चेतन के बारे में था। व्यक्तित्व की बात करेंगे तो फ्रायड जो थे, सिगमंड फ्रायड, उन्होंने क्या किया कि व्यक्तित्व को क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। यानी अपने अनुसार जो है, जो व्यक्तित्व था, फ्रायड ने क्या किया, उसे 3 भागों में बांट दिया। जिसमें पहला ईड था, जिसको आईडी से सूचित करते हैं। एक ईगो था, ईगो, और एक हमारा सुपर ईगो है। ठीक ना, एक सुपर ईगो है। अब ये तीनों होता क्या है, इसको हम शॉर्टकट में थोड़ा सा आप लोग को समझा रहे हैं। जो ईड होता है, ईड, उसको क्या कहते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल बोलते हैं। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब होता है आनंद या खुशी। ठीक, ईगो जो होगा वो आपका जो है रियलिटी या प्रिंसिपल पर आधारित है, और सुपर ईगो जो है वह हमारा जो है मोरालिटी, जिसको हम लोग नैतिकता बोलते हैं। और रियलिटी मतलब क्या होता है, वास्तविकता होता है। तो ईगो जो है रियलिटी सिद्धांत पर आधारित है, और सुपर ईगो जो है हमारा जो मोरालिटी सिद्धांत पर आधारित है। तो अब ये दोनों क्या है, ये तीनों क्या है, उसको अच्छे से समझेंगे। तो अगर जो ईड है, ईड में क्या होता है कि आनंद या खुशी इस सिद्धांत से संबंधित है, इसको प्लेजर प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ईड में क्या होता है कि ये जो ईड का विकास है वो नवजात शिशु में पाया जाता है, और इसमें विकास होता है। और ईड के अंतर्गत ये होता है ना कि व्यक्ति की ऐसी इच्छाएं जो मतलब बुरी हो, या जो मतलब कि
उसको करने में, कोई भी काम करने में उसको व्यक्ति को खुशी मिले तो अपनी इच्छा की पूर्ति करने का वो कोशिश करता है। और ईगो का काम क्या होता है कि ईगो इन चीज को मतलब कि रोकता है, मतलब वो वास्तविकता पर आधारित होता है, ठीक। और सुपर ईगो जो है वो क्या काम करता है, तो सुपर ईगो जो है मतलब कि हमें सही गलत के बारे में बताता है। लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने का काम जो है ईगो करता है, यानी ईड और सुपर ईगो को बैलेंस जो ईगो करता है, जिसको हम लोग को आगे अच्छे से समझना है। ईड में बताया गया है, इदम जिसको हम लोग बोलते हैं या ईड बोलते हैं, तो इसमें बताया गया कि व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं, मतलब व्यक्ति की जो शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, ठीक, सेक्स करना आदि, जितने भी तरह के सेटिस्फाइड करना, ये सभी जो है व्यक्ति में मतलब कि कार्य जो है जिसको मतलब उसको खुशी मिलता है, तो व्यक्ति इन सभी को पूरा करने का या इच्छा पूर्ति करने का वो कोशिश करता है। तो यह उसके जो आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। इसी तरह अगर ईगो की बात करेंगे तो ईगो क्या करता है कि यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसको लागू करता है या परिणामों की चिंता करता है। मतलब वास्तविकता जो रियलिटी प्रिंसिपल है, यह हमें रियलिटी को बताता है कि मतलब क्या चीज़ सही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या मतलब गलत है, उस चीज़ को हमें बताता है। तो आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि का ये क्या करता है, योजना बनाने का काम ये करता है। इसके बाद अगर हम सुपर ईगो को देखेंगे तो सुपर ईगो में बताया गया कि यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है। मतलब समाज में जो हमें बताया गया कि नहीं बबुआ, ये आपको ये करना है तो ये करना है, नहीं आपको ये नहीं करना है, ये मना है आपके लिए, तो समाज के जो नियम कानून होता है उसके अनुसार जो है हमें कार्य को करना है। यानी जिस व्यक्ति के आनंद मतलब कि अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगा वह बुरे कार्यों से उतना ही दूर रहेगा, ऐसा मतलब सुपर ईगो कहता है। जैसे चोरी न करना, झूठ न बोलना, तो ये सुपर ईगो का काम है, जो कि नैतिक सिद्धांत जिसको मॉरलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं उससे ये निर्देशित होता है। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो में यही समझना है कि ईड जो है हमें इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मतलब बाधित करता है, सुपर ईगो जो है हमें समाज के नियम कानून जो नैतिक मूल्य है उसके अनुसार जो है काम करने के लिए प्रेरित करता है, और ईगो जो है इन दोनों को बैलेंस करता है, इन दोनों को संतुलित करता है। जैसे मान लीजिए कि चॉकलेट है, चॉकलेट हम लोग जो है मान लो किसी को खाना पसंद है तो अगर चॉकलेट खा लेंगे तो हमको खुशी मिलेगा। लेकिन जो सुपर ईगो है वो क्या करता है, चॉकलेट खाने में मान लो खुशी मिल रहा है, लेकिन जो ईड है, ईड में मतलब कि चॉकलेट खाना हमको पसंद है, खूब हमको चॉकलेट खाना है, लेकिन जो सुपर ईगो है वो ये कहता है कि चॉकलेट खाएंगे फिर जो है मतलब तबीयत ज़्यादा खराब ना हो जाए या फिर जो और प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे डायबिटीज़ हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हो ना जाए, तो ये मतलब कि हमें सुपर ईगो मना करता है। लेकिन ईगो क्या करता है, इसको बैलेंस करता है। ईगो कहता है कि अच्छा कुछ समय के लिए आप या थोड़ा बहुत चॉकलेट खा सकते हैं, थोड़ा बहुत चॉकलेट खाने से कुछ मतलब कि प्रॉब्लम या तकलीफ नहीं होगा। तो ये ईगो क्या करता है, इन दोनों को बैलेंस करता है। तो ईड, सुपर ईगो ये और ईगो, ये तीनों का आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो यही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था फ्राइड के द्वारा, जिसमें उन्होंने ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया, और साथ ही साथ जो मन के जो पहलू थे, या इसको हम लोग मन का प्रकार बोलते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, उसको फ्राइड ने बताया था। इसके बाद के क्लास में हम लोग मनोलैंगिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा ही जो है प्रतिपादित किया गया मनोलैंगिक विकास। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। बाकी आप लोग जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को और किस किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जो लोग चैनल पर हमारे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।